5 मार्च 1990 एक लड़की अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देके अपने घर आती है और 6 बजे उसी लड़की की डेड बॉडी उसके फ्लैट पे मिलती है। ये एक ऐसे क्राइम की कहानी है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इवन हिलाया नहीं था, पूरे देश को इसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्सा ये मानता था कि न्याय हुआ है, जबकि दूसरे हिस्से का कहना था कि नहीं, न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। आरुषि तलवार हत्याकांड सबको याद होगा। सालों तक इसकी चर्चाएँ हुई लेकिन वो केस आज भी नहीं सुलझा है। ये मर्डर केस भी आरुषि तलवार हत्याकांड से किसी भी एंगल से कम पेचीदा नहीं है। जब मैंने इसकी केस स्टडी करी, इवन मैं भी 2 दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये कहानी है हेतल पारेख मर्डर केस की। हेतल पारेख कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी में 3rd फ्लोर के एक फ्लैट पे रहती थी। उसकी फैमिली में उसके फादर नागरदास पारेख, उसकी मम्मा यशोमती बहन पारेख और एक भाई भावेश पारेख। 4 जनों की फैमिली थी। हेतल की फैमिली कुछ साल पहले ही गुजरात से कोलकाता शिफ्ट हुई थी। उसके फादर का ज्वेलरी का, ऑर्नामेंट्स का बिज़नेस था। बिज़नेस अच्छा चल रहा था। भावेश जो उसका भाई था, वो स्कूल के साथ-साथ अपने फादर की शॉप पे भी हाथ बटाता था। 5 मार्च 1990 को हेतल पारेख का बोर्ड का एग्ज़ाम था। वो बोर्ड का एग्ज़ाम देके अपना 1 बजे अपने घर आती है। 5 बजकर 20 मिनट पे हेतल की मम्मा उसको बोलती हैं कि वो पास वाले एक मंदिर में पूजा करने जा रही हैं। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। 5:20 पे उसकी मम्मा मंदिर के लिए निकल जाती हैं और 5:50 पे जब वो लौट कर आती हैं, वो बेल बजाती हैं फ्लैट की, तो वो हेतल दरवाज़ा नहीं खोलती है। बहुत देर तक वो बेल बजाती हैं, दरवाज़ा पीटती हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। घबरा कर हेतल की मम्मा आस-पड़ोस के लोगों को, पड़ोसियों को इकट्ठा करती हैं। सारे मिलके वो दरवाज़ा तोड़ते हैं और जब वो अंदर जाते हैं, तब उन्हें दिखाई देता है हेतल फर्श पे पड़ी हुई है। उसके ऊपर बहुत सारे इंजरीज़ के मार्क्स हैं और हेतल की मम्मा उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेतल वाज़ नो मोर। वो मर चुकी होती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस को वहाँ से 2 एक गले की चेन और एक शर्ट का टूटा हुआ बटन। पुलिस अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करती है। फिर एक नाम निकल के आता है, धनंजय चटर्जी। धनंजय चटर्जी उसी सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और कुछ दिन पहले हेतल पारेख ने अपने घर पे कंप्लेंट करी थी कि धनंजय चटर्जी उसको आते-जाते फप्तियाँ कसता है, उसको गलत तरीके से अप्रोच करता है। जिसके चलते उसके फादर ने भी सिक्योरिटी एजेंसी को उस धनंजय चटर्जी की कंप्लेंट करी थी, जिसकी वजह से धनंजय चटर्जी का ट्रांसफ़र भी हो गया था। पुलिस और इंक्वायरी करती है। पुलिस को मिलते हैं फिर 3 विटनेसेस। एक लिफ्टमैन। लिफ्टमैन पुलिस को बताता है कि उसने धनंजय चटर्जी को 5 बजे के अराउंड 3rd फ्लोर पे ड्रॉप किया था लिफ्ट से, हेतल पारेख वाले फ्लैट पे। दूसरा, सोसाइटी के गेट पे खड़ा हुआ दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, वो पुलिस को ये बताता है कि हाँ, उसने धनंजय चटर्जी को हेतल पारेख के घर की तरफ जाते हुए देखा था, बिल्डिंग की तरफ। तीसरा, उसी सिक्योरिटी एजेंसी का एक सुपरवाइज़र जब वो गेट पे आता है, गार्ड से पूछता है, "धनंजय कहाँ है?" तो गार्ड उसको बताता है कि धनंजय हेतल पारेख के फ्लैट की तरफ गया हुआ है, तो वो उसको गेट से आवाज़ लगाते हैं दोनों और उनके अनुसार धनंजय चटर्जी हेतल पारेख की फ्लैट की बालकनी से उनको आके जवाब देता है कि हाँ, बस वो आ गया। तो देयर वर ओनली 3 विटनेसेस फॉर दिस। पुलिस हेतल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि हेतल पारेख के साथ रेप भी हुआ है। पुलिस रेप एंड मर्डर का केस रजिस्टर करती है और धनंजय चटर्जी की सर्च स्टार्ट हो जाती है। ऑल ओवर इंडिया धनंजय चटर्जी को ढूँढा जाता है। ये केस इतना हाइलाइट हो जाता है कि पूरी मीडिया, पूरे न्यूज़पेपर्स पे मतलब सिर्फ़ इसी की चर्चाएँ हो रही होती हैं और पुलिस पे भयंकर प्रेशर होता है। 2 महीने बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि धनंजय चटर्जी अपने गाँव में है। पुलिस पूरी टीम के साथ उसके गाँव में जाके उसको अरेस्ट कर लेती है, उसके घर की तलाशी लेती है। उसके घर से उसको पुलिस को 2 चीज़ें मिलती हैं। पहली वो शर्ट, उस जिसका बटन टूटा हुआ था और दूसरा एक ब्लैक कलर की रिस्ट वॉच, जो हेतल पारेख की मम्मा ने रिपोर्ट किया था कि क्राइम के बाद हेतल की ब्लैक कलर की रिस्ट वॉच भी गायब है। पुलिस अरेस्ट करके धनंजय चटर्जी को कोलकाता ले आती है।
यहाँ से उसका फिर केस स्टार्ट होता है। केस स्टार्ट में जो लोअर कोर्ट होती है वो धनंजय चटर्जी को सारे सबूतों को देखते हुए हैंग टिल डेथ की पनिशमेंट दे देती है। इसके अगेंस्ट धनंजय चटर्जी हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट उसकी सजा हैंग टिल डेथ को बरकरार रखता है। धनंजय चटर्जी उसके अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी उसकी हैंग टिल डेथ की सजा को बरकरार रखती है और उसको कोई रियायत नहीं मिलती है। फाइनली वो प्रेसिडेंट से अप्लाई करता है मर्सी के लिए, मर्सी पिटिशन डालता है, लेकिन वहां से भी उसको कुछ नहीं मिलता। एंड फाइनली ऑन 39th बर्थडे ऑफ धनंजय चटर्जी, दैट इज 14 अगस्त 2004, धनंजय को फांसी दे दी जाती है। लग रहा है ना कितना सिंपल केस था। सब कुछ तो क्लियर है, सारे मतलब एविडेंसेस उसके अगेंस्ट हैं, सब क्लियर पता लग रहा है धनंजय ने मारा है। लेकिन जिस दिन धनंजय को फांसी दी गई, उसके कहे हुए कुछ शब्द कुछ लोगों को अंदर तक हिला देते हैं। बोला क्या था धनंजय ने? जिस दिन उसकी फांसी होनी थी, धनंजय बहुत काम था। जब उसको फांसी के लिए ले जा रहे थे तो उसने पुलिस वालों से एक बात बोली कि साहब, कि अगर इस केस की आगे कभी ढंग से इंक्वायरी हो तो प्लीज अच्छे से करिएगा, क्योंकि आमीन निर्दोष। बंगाली में कहे हुए इन दो शब्दों का मतलब है मैं निर्दोष हूं। और जहां तक मुझे लगता है, पर्सनल मेरा ये है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। मरता हुआ आदमी अपने गुनाहों की माफी तो मांग सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। खैर, उसने फांसी से पहले वहां जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है सबको बोला कि आप लोग सब खुश रहें, आपकी फैमिली को भगवान हमेशा खुश रखे। और फाइनली वो अपने वो दो शब्द कह के आमीन निर्दोष, धनंजय चटर्जी को फांसी पे लटका दिया जाता है। धनंजय के कहे हुए आखिरी दो शब्दों ने कुछ लोगों को हिला के रख दिया। वो शब्द थे आमीन निर्दोष। कुछ लोगों ने इस केस की फिर से अपने पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे ये पूरे केस के डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि कहीं इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने किसी निर्दोष आदमी को तो फांसी पर नहीं लटका दिया है। मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ। पहला, धनंजय पे जो केस रजिस्टर हुआ वो रेप एंड मर्डर का था, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो रेप को कंफर्म ही नहीं करती थी। उसका कंफर्मेशन सिर्फ इतना था कि हाँ सेक्स हुआ है, हितल पारेख का मर्डर से पहले हितल पारेख ने सेक्स किया है। लेकिन जो सीमेन मिला वो हितल पारेख के अंडरवियर में और उसके प्यूबिक हेयर्स में मिला। वजाइना में सीमेन का कोई सैंपल नहीं था। अब कौन ऐसा रेपिस्ट है कि जो रेप करेगा और इस चीज का ध्यान रखेगा कि डिस्चार्ज कहाँ करना है? अगर कोई रेपिस्ट होगा उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सेकंड, जब हेतल पारेख की बॉडी मिली थी तो हेतल पारेख ने पूरे कपड़े अपने पहन रखे थे, इवन अंडरवियर तक। अब ऐसा कौन सा रेपिस्ट है कि वो पहले रेप करेगा, फिर पूरे कपड़े पहनाएगा, उसके बाद मर्डर करेगा? तो दिस वाज शॉकिंग। एंड थर्ड पॉइंट, पुलिस ने जो वॉच रिकवर करी धनंजय के घर से, उसका कभी भी जो हेतल पारेख ने जहां से वॉच खरीदी थी जिस शॉप से, उस शॉप से कभी भी उसका सीरियल नंबर मैच ही नहीं किया गया। अरे आपको एक घड़ी मिली है, एटलीस्ट आप उसको क्लेम कर रहे हो ये हेतल की है, तो कम से कम एटलीस्ट हेतल ने जहां से खरीदी थी एक बार वहां से कंफर्म कर लो, उसका सीरियल नंबर मैच कर लो। लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। वो ये मान के चल रही है कि हाँ ये घड़ी हेतल की ही है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको याद है पुलिस ने एक चेन रिकवर करी थी क्राइम सीन से। उस टाइम पड़ोस वाले फ्लैट के एक सर्वेंट ने क्लेम किया था कि ये चेन उसकी है, ये उसकी स्टेटमेंट है। लेकिन कोर्ट में जाके उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी और उसने ये बोला कि ये चेन तो उसकी है, लेकिन ये उसने धनंजय को गिफ्ट की थी, तो ये धनंजय के पास थी। अब आप सोचो कि मतलब आप किस पे भरोसा कर सकते हो कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ बोल रहा है? और सबसे शॉकिंग पॉइंट, आपके पास हेतल पारेख
कि बॉडी से आपने एक सीमेन का सैंपल रिकवर किया है, आपके पास जिंदा बंदा है, और आपने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उसको फांसी पे लटकाने से पहले एक बार डीएनए टेस्टिंग कर ली जाए। 2004 में आपने उसको फांसी दी, 2004 तक ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, डीएनए टेस्टिंग इवन 90s से अवेलेबल है। तो एटलीस्ट आप ये तो टेस्ट कर लो भाई कि जो सीमेन वहां से मिला है, उसकी बॉडी से रिकवर हुआ है, वो धनंजय का है भी या नहीं। लेकिन कोई अपील नहीं, किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं खड़ा किया। एंड इवन लेट्स टॉक अबाउट विटनेसेस। 3 विटनेसेस थे, एक वो सिक्योरिटी गार्ड, एक उसका सुपरवाइजर। दोनों ने कोर्ट में ये बोला था कि उन्होंने गेट से जब वो धनंजय को आवाज़ दी तो धनंजय ने हेतल के फ्लैट की बालकनी से बाहर झांक कर उनको जवाब दिया कि वो आ रहा है। मज़े की बात कि जब ऑन द स्पॉट जाके ये चीज़ देखी गई तो पता लगा कि गेट से हेतल पारेख का फ्लैट विजिबल ही नहीं है। बालकनी तो छोड़ दीजिए, उसका फ्लैट ही विजिबल नहीं है। उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी कि घूम के जाना पड़ेगा। तो उन दोनों की स्टेटमेंट गलत थी। तीसरा विटनेस था वो लिफ्टमैन, जिसने स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट दी थी कि उसने धनंजय को ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे छोड़ा था, हेतल पारेख वाले फ्लैट वाले फ्लोर पे। वो कोर्ट में जाके अपनी इस स्टेटमेंट से पलट गया। उसने कोर्ट में ये बोला कि उसने धनंजय को नीचे से ऊपर नहीं छोड़ा था, बल्कि जब वो हेतल के फ्लैट की तरफ से आ रहा था तब उसने धनंजय को नीचे छोड़ा था। किस पे भरोसा करोगे आप? पुलिस पे, या इन 2 विटनेसेस पे, या लिफ्टमैन पे? इस पूरे केस की एक अल्टरनेटिव कहानी, जो एक पॉसिबल सिनेरियो है, वो ये निकल के आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक ऑनर किलिंग का केस हो। मीन्स सेक्स हुआ था, रेप नहीं था, मर्जी से हुआ था। तो कहीं ऐसा नहीं कि फैमिली ने कुछ ऐसा देख लिया हो कि उन्होंने ही ये किया हो। मैं आई एम नॉट श्योर। मतलब सारा पूरा केस जो है ना आपका, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे डिपेंड है। उसको जो सजा भी मिली वो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, कोई डायरेक्ट विटनेस था ही नहीं। और जो विटनेस थे उनकी विटनेस की कोई वैल्यू नहीं है। वो बाद में जब चेक किया गया तो वो सारे गलत स्टेटमेंट निकले। खैर, आई एम नॉट सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया, या हो सकता है धनंजय ने ही मारा हो, धनंजय ने ही रेप किया। लेकिन जब आपको किसी केस में डाउट हो जाता है तो इतनी बड़ी सजा, मौत की सजा, मेरे हिसाब से गलत है। आपके पास ऑप्शंस थे, डीएनए टेस्टिंग का था कि जब आप ये इस्टेब्लिश कर सकते थे कि धनंजय ने वो किया है या नहीं है। तो ये सोच के कितना शॉकिंग लगता है ना कि एक गरीब आदमी जिसके पास शायद ढंग की लीगल काउंसलिंग भी नहीं थी, तो शायद सिर्फ उसको इसलिए फांसी के फंदे पे लटका दिया गया कि वो ढंग से अपना केस रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। ये कितना चिलिंग है ना, कितना चिलिंग है। आप उस बंदे की सोचो जिसको फांसी पे लटकाया गया, और अगर बाई चांस उसने वो क्राइम नहीं किया है, उसके दिल पे क्या बीती होगी। तो मेरा अपना अपना ओपिनियन है। तो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको केस को कैसे देखते हैं। प्लीज़ एक बार जाके गूगल करिएगा हेतल पारेख मर्डर केस, एक बार सारी चीज़ें पढ़िएगा, और शायद आपको भी मेरी तरह 3-4 दिन नींद ना आए।